हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट 2 है, उस यूनिट 2 की आज हमारी तीसरी क्लास है। अभी तक 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज यह तीसरी क्लास है। जिस तीसरी क्लास में हमारा जो टॉपिक है वह है अवंती और चेदी महाजनपद। अभी तक हमने मध्य प्रदेश में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और मध्य प्रदेश में वैदिक काल को पढ़ा। आज की इस क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, है ना। सिलेबस हम डिस्कस कर ही चुके हैं पूरा। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, अगर महाजनपद क्या है, महाजनपद काल आखिर में हम किस काल की बात कर रहे हैं, तो इसे समझते हैं। तो आज से लगभग 2600 साल पहले, है ना, यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। मतलब जो अभी 2024 साल तो ये, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ईसा से लगभग 600 साल और पहले, लगभग 2600 साल पहले आज से। तो आज से लगभग 2600 साल पहले जो हमारा भारत है ना, ये भारत 16 बड़े बड़े राज्यों में विभाजित था। उन 16 बड़े बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाता था, है ना। जैसे आज भी भारत कई सारे राज्यों में विभाजित है, तो सेम उसी तरह से भारत आज से 2600 साल पहले 16 अलग अलग महाजनपदों में विभाजित था। महाजनपद मतलब आप उन्हें एक राज्य, एक अलग राष्ट्र समझे, ठीक है। तो भारत जो है 16 महाजनपदों में डिवाइड था। आप भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तब आप इन 16 महाजनपदों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जिन महाजनपदों का जो सीमा क्षेत्र था, वह सीमा क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता था। जो हमारा वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, इस वर्तमान मध्य प्रदेश में इन 2 महाजनपदों की सीमाएं थी, है ना। आपने यदि सिलेबस देखा हो तो सिलेबस में आप देखिएगा, है ना, वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, है ना, ये एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, है ना। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में मतलब आपको जो भी इतिहास पढ़ना है वो वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में पढ़ना है। तो वर्तमान हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक संदर्भ संदर्भ कुछ इस प्रकार का है। भारत में 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ते थे, उनकी सीमाएं हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत थी। एक महाजनपद जिसका नाम था अवंती महाजनपद, और जो दूसरा महाजनपद है, जिस महाजनपद का जो नाम था वह था चेदी महाजनपद। ठीक है, एक अवंती महाजनपद और दूसरा है स्टूडेंट चेदी महाजनपद। ये 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंतर्गत आते थे। इन दोनों ही महाजनपदों में यदि मैं बात करूं, जो प्रमुख रूप से हमारे मध्य प्रदेश में स्थित था वह था अवंती महाजनपद, जिसकी सीमाएं कुछ इस प्रकार से थी। यहाँ पूर्व में विदिशा से लेकर यहाँ दक्षिण में महेश्वर तक, पश्चिम में गुजरात तक, तथा उत्तर में यहाँ दशपुर तक, है ना। मतलब ये जो इतना पूरा ही क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, ये अवंती महाजनपद के ही अंतर्गत आता था, है ना। ये जो हमारे मध्य प्रदेश का पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें मालवा, निमाड़, ये वाला जो पूरा क्षेत्र आ गया, ये वाला पूरा ही क्षेत्र अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था, है ना। यहाँ पर पूरा अवंती महाजनपद विस्तृत था, जिस अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और यदि हम चेदी महाजनपद की बात करें, तो यह चेदी महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में विस्तृत था। इसका जो विस्तार था, यदि हम वर्तमान परिदृश्य में बात करें, तो जो मध्य प्रदेश में यहाँ यूपी है ना, तो यूपी में इसका विस्तार ज्यादा था। लेकिन मध्य प्रदेश का ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में यहाँ जबलपुर तक, है ना, जबलपुर तक, ये त्रिपुरी जो है, इस त्रिपुरी तक इस चेदी महाजनपद का विस्तार था। और चेदी महाजनपद जो है अवंती महाजनपद के मुकाबले छोटा भी था। और चेदी महाजनपद जो है मध्य प्रदेश में जो वर्तमान बुंदेलखंड वाला एरिया है, इस बुंदेलखंड वाले एरिया में चेदी महाजनपद जो था वह विस्तृत था, है ना। बुंदेलखंड के अतिरिक्त उसकी जो सीमाएं हैं, वो जो यूपी वाला बुंदेलखंड है या फिर जो यूपी है यहाँ ऊपर, तो इस यूपी
में भी इसका क्षेत्र था चेदी महाजनपद का, और अवंती महाजनपद का कुछ क्षेत्र इस प्रकार का था जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर बताया। तो ये दो महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में उस समय स्थित थे। जो हमारे मध्य प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है, उस वर्तमान भौगोलिक स्वरूप में ये दो महाजनपद जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में आते थे। ठीक है, एक था अवंती और दूसरा था चेती। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इन दोनों ही महाजनपदों की राजधानियों की, तो जो अवंती महाजनपद है, इस अवंती महाजनपद की दो राजधानियां थी, है ना। पहले हम अवंती के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो अवंती महाजनपद है, इस अवंती महाजनपद की दो राजधानियां थी। एक राजधानी थी उज्जैन, है ना, और जो दूसरी राजधानी थी, उस राजधानी का नाम था महेश्वर। ठीक है, यहाँ पर तो थी उज्जैन और यहाँ दक्षिण में थी महेश्वर। तो इस अवंती महाजनपद की जो उत्तरी राजधानी थी, मतलब कि जो उत्तर में स्थित थी, वह थी उज्जैन, तथा जो दक्षिण में स्थित थी वह थी महेश्वर। अब एग्जाम में पूछे जाने वाला पहला ही फैक्ट यह है, एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो सीधा सीधा प्रश्न ये कर लेता है कि अवंती महाजनपद की दक्षिणी राजधानी कौन सी थी, अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी कौन सी थी, है ना। तो अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी उज्जैन थी, तथा अवंती महाजनपद की दक्षिणी राजधानी जो थी वो महेश्वर थी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इस अवंती महाजनपद की दो राजधानियां थी, है ना। और अवंती महाजनपद का मैंने आपको विस्तार भी बताया कि विदिशा से लेकर, है ना, दशाण से लेकर लाट देश अर्थात की गुजरात तक, और दक्षिण में महेश्वर से लेकर उत्तर में दशपुर तक, है ना, ये जो वर्तमान मंदसौर नीमच वाला क्षेत्र है यहाँ तक, है ना, दशपुर से लेकर महेश्वर तक, और विदिशा दशाण से लेकर यहाँ गुजरात अर्थात की लाड़ देश तक, ये पूरा का पूरा यहाँ पर अवंती महाजनपद था, है ना। ये इसकी सीमाएं होगी, कभी एग्जामिनर पूछे तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, अवंती महाजनपद की सीमाएं। ठीक है, अब हम इस अवंती महाजनपद के विषय में और कुछ फैक्ट्स देखते हैं, है ना, और कुछ ऐसी बातें हैं जो इस अवंती से रिलेटेड है, उन्हें समझते हैं। देखिए, अवंती महाजनपद में यदि हम और एग्जाम ओरिएंटेड बातें देखें, या एग्जाम में जो बातें या फिर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यदि हम उन प्रश्नों को देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहला प्रश्न जो परीक्षा में बन सकता है वो बन सकता है इस अवंती शब्द से ही, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों में अवंती को इस प्रकार से लिखा जाता है, और कहीं कहीं पर आपने इतिहास की किताबों में अवंती को इस प्रकार से भी लिखा हुआ देखा होगा, है ना। मतलब त की जो मात्रा है वो अलग प्रकार से लगाई हुई है ना, एक में छोटी ई की मात्रा है, एक में बड़ी ई की मात्रा है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से अलग अलग होता है। जब हम बात करें इस अवंती की, तो इस अवंती शब्द का मतलब होता है एक राज्य, है ना। मतलब जब हम इस अवंती की बात करते हैं, भाई अवंती मतलब एक राज्य की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत वो पूरा क्षेत्र आ गया जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, है ना। लेकिन जब हम इस अवंती शब्द की बात करते हैं, तो इस अवंती शब्द का मतलब होता है सिर्फ एक नगर, कौन सा नगर, उज्जैन, है ना। तो उज्जैन नगर के संदर्भ में ये अवंती शब्द यूज होता है ना, हम बोलते हैं ना अवंतिका नगरी, अवंतिका नगरी या अवंती, तो ये अवंती शब्द जो है ये यूज होता है उज्जैन के लिए, जबकि जहां पर ये अवंती यूज होता है, यह यूज होता है एक राज्य के लिए। तो सबसे पहले तो आप जो है इन दोनों ही शब्दों के भी अर्थ को समझे, हो सकता है प्री में ना पूछते हुए मेंस में एग्जामिनर पूछ ले, है ना, आपसे अवंती के विषय में बताइए, है ना। अब वहां पर अवंती ये लिखा है, मतलब आपको एक राज्य के बारे में बताना है, और अगर अवंती ऐसा लिखा है मतलब आपको उस अवंती शहर के बारे में बताना है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अगर हम अवंती शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग को देखें कि इतिहास में सबसे पहले इस अवंती शब्द को कहाँ देखा गया, तो अवंती शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद है, जो 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, उस ऋग्वेद में सबसे पहले अवंती शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। अब लेकिन वहां पर ये स्पष्ट नहीं है कि इस अवंती शब्द का मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये अवंती शब्द किसके लिए यूज किया गया है, एक शहर के लिए यूज किया गया, एक राज्य के लिए यूज किया गया, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया, है ना, किसी राजा के लिए यूज किया गया, ये इतना वहां पर क्लियर नहीं हुआ। बस एक उपमा दी गई है कि भाई अगर किसी को ऐसा होना तो वो अवंती जैसा हो, है ना, इस टाइप से मतलब एक उपमा दी गई है। तो ये इतना क्लियर नहीं है वहां पर कि आखिर में ये अवंती शब्द किसके लिए यूज हुआ ऋग्वेद में। बाकी ऋग्वेद में पहली बार हमें अवंती शब्द देखने को मिलता है। आगे यदि हम बात करें तो एक राज्य या शहर के रूप में अवंती शब्द का जो पहली बार यूज हुआ,
या पहली बार जब उल्लेख आया वो आया पाणिनि की अष्टाध्यायी में, है ना। जो पाणिनि है उनका जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी में अवंती शब्द का प्रयोग पहली बार किसी राज्य के रूप में किया गया, है ना। राज्य या शहर के रूप में अवंती का उल्लेख किया गया पाणिनि की अष्टाध्यायी में। तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन परीक्षा में करेगा कि अवंती शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, आप कहेंगे ऋग्वेद में। अब अगर एग्जामिनर यूं पूछे कि अवंती शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख एक राज्य के रूप में कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी में, है ना। राज्य के रूप में उल्लेख मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में, जबकि अवंती शब्द का उल्लेख राज्य के रूप में, शहर के रूप में नहीं, सिर्फ अवंती शब्द का उल्लेख, तो वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद में। ये आपको याद रखना है। जो पाली साहित्य है ना, जो पाली साहित्य है, उन पाली साहित्यों में उज्जैन को पश्चिमी देश कहा है ना। उज्जैन के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है पश्चिम देश, क्योंकि उज्जैन भारत के, या फिर हम बात करें ये जो अवंती प्रदेश है, ये अवंती प्रदेश भारत के पश्चिम में ही स्थित है ना। तो इसको पश्चिम देश कहा गया है, किसे, अवंती को। जबकि जो हैनसांग था, जो भारत आया था चीन से, जो हैनसांग चीनी यात्री था, इसने उज्जैन को अपनी किताब में ऊ शे येन ना कहा, है ना। ये भी फैक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, कि हैनसांग ने उज्जैन को क्या कहा था, ऊ शे येन ना, है ना। ये उसने उज्जैन के लिए शब्द यूज किया था। वो भी उज्जैन आया था और उसने उज्जैन को, अवंती को उशे येनना के रूप में उज्जैन का उसने उल्लेख किया था। अब जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, है ना, बौद्ध ग्रंथ है एक दीपवंश, वो दीपवंश ये कहता है कि एक अच्युतगामी नामक राजा था उज्जैन का, और जिसके नाम पर उज्जैन को अच्युतगामी नगर भी कहा जाता था, है ना। और उस अच्युतगामी नगर की स्थापना जो उस अच्युतगामी नामक राजा ने की थी, वही अच्युतगामी नगर आगे चलकर उज्जैन बना, है ना। ये दीपवंश में हमें देखने को मिलता है। हालांकि सत्यता कितनी है वो हम नहीं जानते, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में उज्जैन, अवंती, इन शब्दों को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं, है ना। अलग अलग प्रकार से इसको समझाया गया है, अलग अलग प्रकार से इसको बताया गया है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गई अवंती शब्द के बारे में कुछ बातें, है ना, कि आखिर में अवंती राज्य, अवंती शहर, है ना, ये सारी चीजें कहाँ पर किस प्रकार से उल्लेखित है, ये सारी बातें हमने देखी। हमने अवंती का विस्तार देखा, अवंती महाजनपद के बारे में देखा, अवंती महाजनपद की सीमाएं देखी, ये सारी बातें हमने देखी, समझी। अवंती की राजधानियां हमने देखी और अवंती शब्द के बारे में हमने देखा। अब हम बात करते हैं अवंती के राजाओं के बारे में। मतलब इस अवंती महाजनपद में जो शासक थे, वो शासक कौन थे, अवंती में किसका शासन था, कौन यहाँ का राजा था, वो किस वंश का था, क्या उसका नाम था, अब हम उसे समझते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ भी है परीक्षा में। चलिए, तो अवंती महाजनपद की यदि हम शासकों की बात करें, तो अवंती महाजनपद में, मतलब जब महाजनपद काल था, उस महाजनपद काल में एक राजा हुए यहाँ पर जिनका नाम था चंड प्रद्योत। आपने शायद ये नाम अवश्य सुना होगा, है ना। चंड प्रद्योत, ये एमपी पीएससी में पूछा भी जा चुका है ना, कि चंड प्रद्योत कहाँ के शासक थे, है ना। तो चंड प्रद्योत जो थे, ये अवंती का शासक था, है ना। चंड प्रद्योत आपको याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट, चंड प्रद्योत के बारे में क्या कहा जाता है ना, वो पूरी कहानी सुनिएगा। ये कहा जाता है कि चंड प्रद्योत के पिता का नाम था पुलिक, है ना। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। जरूरी नहीं कि मैं जितना बोल रहा हूँ वो हर चीज बोर्ड पर लिखी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बोली जाती हैं, है ना, बोर्ड पर उनको लिखने का कोई उतना औचित्य नहीं होता है ना, खासकर इतिहास में। तो आप जो है ना उन बातों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो। तो जो चंड प्रद्योत था, इन चंड प्रद्योत के पिता का नाम था पुलिक, जो कि अवंती के शासक, अवंती के जो शासक थे, है ना, अवंती का जो राजा था, उस राजा का नाम था रिपुंजय, है ना। ये भी आपको नाम याद रखना है ना। अवंती के राजा थे रिपुंजय, जो कि वितिहोत्र वंश के थे, है ना। वंश का नाम था वितिहोत्र वंश। तो इस वितिहोत्र वंश के शासक रिपुंजय का वध किया किसने, पुलिक ने, है ना। पुलिक ने क्या किया, रिपुंजय को मार डाला, रिपुंजय की हत्या कर दी, और रिपुंजय की हत्या करके अपने बेटे चंड प्रद्योत को अवंती का राजा बनाया। अवंती का राजा बनाया चंड प्रद्योत को। चंड प्रद्योत उस समय बहुत छोटा था, है ना, वो बालिक भी नहीं हुआ था। लेकिन पुलिक ने अपने बेटे को राजा इसलिए बनाया क्योंकि पुलिक हत्यारा था, उसे प्रजा कभी भी स्वीकार नहीं करती राजा के रूप में, इसलिए उसने खुद राजा ना बनकर उसने अपने बेटे
चंड प्रद्योत को अवंती का राजा बनाया, है ना। तो चंड प्रद्योत जो था वो अवंती का शासक बना, है ना। चंड प्रद्योत से पहले यहाँ पर वितिहोत्र वंश का राजा रिपुंजय राज कर रहा था, और रिपुंजय को मारकर पुलिक ने अपने बेटे चंड प्रद्योत को उज्जैन का राजा बनाया। चंड प्रद्योत जिसका वास्तविक नाम महासेन था, है ना, ये फैक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चंड प्रद्योत का वास्तविक नाम क्या था। तो चंड प्रद्योत का वास्तविक नाम जो था वो महासेन था। ये चंड प्रद्योत तो इसलिए कहलाया, ऐसा कहा जाता है कि ये बचपन से ही बड़ा जुझारू था, बचपन से ही बहुत तेजस्वी था। जब ये पैदा हुआ था तब संसार में एक अलग ही रोशनी हो गई थी। रात्रि के समय जब इसका जन्म हुआ तो संसार में एक अलग ही प्रकाश हो गया, जैसे सुबह होती है ना, उस टाइप से संसार में एक अलग ही प्रकाश हुआ, एक प्रद्योत हुआ। और जब ये बड़ा हुआ तो ये देवी चंडी का बड़ा उपासक था, है ना। देवी चंडी की ये बहुत पूजा करता था, है ना। देवी चंडी का बड़ा उपासक रहा ये, तो ये चंड प्रद्योत के नाम से इतिहास में फेमस हुआ, है ना। तो इसका नाम चंड प्रद्योत कुछ इस प्रकार से पड़ा। बाकी इसका जो वास्तविक नाम था वो महासेन था। बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि चंड प्रद्योत उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन चंड प्रद्योत का भी जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध को जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था चंड प्रद्योत उसी दिन राजा बना था, है ना। ये तारीख लगभग 563 ईसा पूर्व बताई जाती है ना। 563 ईसा पूर्व में चंड प्रद्योत जो है अवंती की राज गद्दी पर बैठा था। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जो है, उन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी दिन चंड प्रद्योत उज्जैन का राजा बना था। जिस दिन महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया उसी दिन चंड प्रद्योत की भी मृत्यु हुई। तो ये चीजें बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, बाकी ग्रंथों में ये चीजें नहीं लिखी हैं, ये चीजें लिखी हैं बौद्ध ग्रंथ में। अब यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार प्रश्न उठाते हैं कि चंड प्रद्योत जो आगे चलकर बौद्ध अनुयायी हो गया था, है ना, ये बौद्ध धर्म को मानने लगा था, बौद्ध धर्मों को बढ़ावा इसने बहुत दिया। तो हो सकता है कि जो बौद्ध साहित्य है उस बहुत बौद्ध साहित्य ने चंड प्रद्योत की प्रशंसा करने के लिए बातें लिखी हो कि भाई ये बुद्ध के साथ जन्मा और बुद्ध के साथ ही मरा, और बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन यह शासक बना, है ना। इस टाइप से बस इसकी बड़ाई में कह दी गई बातें हो, ये हो सकता है कि सत्य नहीं हो। बाकी बौद्ध ग्रंथ तो ये कहते हैं, है ना, कि चंड प्रद्योत बुद्ध के साथ ही जन्मा और बुद्ध के साथ ही मरा, है ना। ये चंड प्रद्योत के बारे में कहा जाता है। तो कभी मान लो एग्जामिनर ऐसा प्रश्न कर ले कि बौद्ध साहित्य के अनुसार मध्य प्रदेश का वह शासक कौन था जिसने बुद्ध के साथ जन्म लिया और बुद्ध के साथ ही उसकी मृत्यु हुई, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंड प्रद्योत। कभी इस टाइप से प्रश्न हो, तो मुश्किल है इस टाइप का प्रश्न होना, लेकिन कभी हो तो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चंड प्रद्योत जो था यह उज्जैन का शासक बना और इसने उज्जैन में प्रद्योत वंश की स्थापना की, है ना। पहले उज्जैन में वितिहोत्र वंश था, लेकिन अब प्रद्योत राजा बना और उसने जो वंश स्थापित किया उस वंश का नाम है स्टूडेंट वितिहोत्र वंश, सॉरी प्रद्योत वंश, है ना। प्रद्योत वंश का संस्थापक कौन था, आपका उत्तर हो जाएगा चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत जिसका वास्तविक नाम महासेन था, 563 ईसा पूर्व में अवंती का वह शासक बना। अपने पिता पुलिक ने, मतलब इसके जो पिता थे चंड प्रद्योत के पुलिक, उन्होंने रिपुंजय का वध करके अपने बेटे को शासक बनाया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर हुई होगी। अब देखो चंड प्रद्योत राजा बना, बड़ा शक्तिशाली शासक था, है ना, बड़ा दमदार शासक था, है ना, फैसले भी बड़े कड़े लेता था, है ना। और इसके पास भरपूर सेना थी। अवंती आप भी जानते हैं मालवा का क्षेत्र था, और मालवा आज भी बहुत संपन्न है ना। अगर हम कृषि की दृष्टि से बात करें, हालांकि उस समय मालवा सच में बड़ा संपन्न हुआ करता था, क्योंकि इनकम का सोर्स उस समय कृषि ही होता था, है ना। कृषि ही मुख्य इनकम थी लोगों की, और मालवा के क्षेत्र में तो भरपूर कृषि होती थी, है ना। धरती सोना उगलती थी मालवा का, है ना। हालांकि भारत की संपूर्ण धरती सोना उगलती है, लेकिन मालवा की तो बात ही निराली थी। मालवा के लोग बड़े धन धान जैसे भरपूर होते थे, इसीलिए इस क्षेत्र को मालवा बोलते थे। मालव का मतलब लक्ष्मी होता है ना, बड़े लक्ष्मीवान होते थे इस क्षेत्र के लोग। तो जब जनता, बहुत पैसा है जनता के पास, बहुत धन कमा रही है, बहुत खेती हो रही है, तो राजा के पास स्वाभाविक है ना, कि पैसा बहुत होगा, है ना। तो उज्जैन जो था, मतलब चंड प्रद्योत के समय उज्जैन जो था अपने मतलब वैभव के मामले में उज्जैन जो था अन्य महाजनपदों में सबसे आगे था। शक्ति के मामले में उज्जैन जो था वो अन्य महाजनपदों में सबसे आगे था। उज्जैन के लोग जिस प्रकार का उच्च स्तरीय जीवन जी रहे थे, अन्य महाजनपदों में इस प्रकार की चीजें नहीं थी।
मतलब उज्जैन महाजनपद जो था चंड प्रद्योत के समय, है ना, सिप में चंड प्रद्योत की बात कर रहा हूँ, चंड प्रद्योत के समय उज्जैन महाजनपद अन्य सब जो 15 महाजनपद और बचे हैं उन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, है ना, सबसे बड़ी सेना, सबसे शक्तिशाली सेना इसके पास थी। बहुत सारे राज्य जो हैं वो इससे डरते थे, यहाँ तक कि मगध के जो शासक थे, है ना, वो भी चाहते थे कि भाई अवंती के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, है ना, इतना शक्तिशाली यह शासक था, कौन, चंड प्रद्योत। अब लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहां कुछ बुराइयां भी होती हैं, जैसे रावण, रावण के पास तो भैया सोने की लंका थी, है ना, और रावण कोई कमजोर व्यक्ति था क्या, परंतु उसका अहंकार, है ना, और उसकी कुछ जिद और उसकी कुछ कमजोरियों ने आखिर में उसे पूरा मिटा दिया, है ना। तो उसी प्रकार से चंड प्रद्योत जहाँ इतना शक्तिशाली था, है ना, और भगवान बुद्ध का भी बड़ा प्रिय था, है ना, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि महात्मा बुद्ध का प्री का मतलब यूं है कि जब महात्मा बुद्ध इस संसार में थे तब चंड प्रद्योत भी संसार में था, मतलब उस समय यहाँ पर था, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चंड प्रद्योत और महात्मा बुद्ध के बीच में हुई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इतना नामी व्यक्ति, इतना इतना दौलत और शोहरत वाला व्यक्ति, इतना शक्तिशाली वाला व्यक्ति, इतना शक्तियों वाला व्यक्ति, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी थी। कमजोरियां क्या थी, तो चंड प्रद्योत के बारे में इतिहास में कहा जाता है कि इसकी एक कमजोरी यह थी, जो सबसे पहली इसकी कमजोरी थी, कि उसमें अहंकार बहुत था। अहंकार का मतलब ये है कि ये मतलब किसी से भी यूं डरता नहीं था, मतलब डर मतलब किसी को अपनों से बड़ा ये नहीं मतलब मान सकता था, है ना, मतलब बड़ा हठी था, मतलब, है ना, इसको बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई इससे अपने आप को बड़ा सिद्ध करे, है ना, बस इसका मानना था कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, है ना, मतलब मैं वालापन। दूसरी जो इसके संदर्भ में बात कही जाती वो ये कही जाती है कि ये मतलब सौंदर्य के प्रति बड़ा आकर्षित होता था, कहीं पर भी कोई खूबसूरत लड़की महिला कुछ भी दिखी तो ये तुरंत आकर्षित हो जाता था, और कई बार इसके विपक्ष में वो फैसले भी हुए हैं, है ना। मैं आपको कुछ दो घटनाएं ऐसी बताता हूँ। पहली घटना है सिंधु सोवीर के राजा, है ना, चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है वो परीक्षा में आ सकता है। तो पहली जो घटना है वह है उदयन के बारे में, जो कि सिंधु सोवीर के राजा थे, है ना, सिंधु सोवीर के राजा, है ना, सिंधु सोवीर प्रदेश के राजा थे उदयन। तो एक बार क्या हुआ, उदयन जो कि जैन मत को मानने वाले थे, उदयन नामक शासक थे। अब चंड प्रद्योत जब इनके यहाँ पर गया तो चंड प्रद्योत ने उदयन के यहाँ पर एक जैन तीर्थंकर की चंदन की लकड़ी से बनी एक मूर्ति देखी, बड़ा खुश हुआ, है ना, कि मतलब बड़ी आकर्षक मूर्ति थी। अब उदयन ने उस मूर्ति की सेवा के लिए एक दासी रखी हुई थी, जिस दासी का नाम था देवदत्ता, जो कि बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी। उसको स्वर्ण गुलिका कहा जाता था, है ना, कि बिल्कुल मतलब एक सोने जैसी है ये, है ना। एक गाना सुना होगा ना आपने, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, है ना, शायद ऐसा ही है। मुझे गाने ज्यादा ये नहीं है, लेकिन शायद कुछ ऐसे ही बोल हैं उसके। तो स्वर्ण गुलिका के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता था कि वही बड़ी रूपवती थी वो। तो अ, जो चंड प्रद्योत था, चंड प्रद्योत ने मूर्ति को देखा तीर्थंकर की, बड़ा खुश हुआ कि ये मूर्ति तो मुझे चाहिए, है ना, मैंने कहा ना उसमें मैं वालापन था, बस मुझे चाहिए मतलब चाहिए, तो मना नहीं कर सकते अब। और देवदत्ता को देखकर भी वो कहने लगा कि ये देवदत्ता भी मुझे चाहिए, है ना, देवदत्ता भी मुझे चाहिए। तो उदयन ने कहा कि देवदत्ता यदि आपको प्रिय है तो आप देवदत्ता ले जाइए, पर ये जो तीर्थंकर की मूर्ति है ये मैं आपको नहीं दे सकता, है ना, जो जैन तीर्थंकर की मूर्ति है चंदन की लकड़ी से निर्मित, ये मूर्ति मैं आपको नहीं दे सकता, हाँ देवदत्ता को जरूर आप ले जाइए अगर ये आपको प्रिय है तो। चंड प्रद्योत, मैंने कहा ना मैं वाला व्यक्ति था कि नहीं, लूंगा तो दोनों लूंगा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं सिर्फ देवदत्ता को लूं, लूंगा तो तीर्थंकर की मूर्ति को भी लूंगा। उदयन के लाख मना करने के बावजूद भी जो चंड प्रद्योत था वो देवदत्ता तथा जो तीर्थंकर की मूर्ति थी दोनों को लेकर भाग गया, दोनों को लेकर मतलब दोनों को जिद करके लेकर आ गया। अब उदयन को जैसे ही पता चला तो उदयन ने अपने बहुत सारे सामंतों को इकट्ठा किया, बुलाया, और वो भी पहुंचा चंड प्रद्योत के पीछे, और रास्ते में चंड प्रद्योत को पकड़कर, चंड प्रद्योत को बंदी बनाकर वापस सिंधु सोवीर उसको लेकर आ गया, और चंड प्रद्योत को बंदी बना लिया गया, है ना, ये फैक्ट पर ध्यान देना। चंड प्रद्योत को बंदी बना लिया था किसने, उदयन ने, है ना। जो कारण था वो कारण था कि वो देवदत्ता
और जो जैन तीर्थंकर की चंदन की लकड़ी से निर्मित जो मूर्ति थी उसको हासिल करना चाहता था, और उसने जबरदस्ती करके उसे छीनकर या जबरदस्ती करके वो लेकर भी गया, है ना। जिसके बाद उदयन जो था अपनी सेना सहित पहुंचा और चंड प्रद्योत को पकड़कर ले आया। फिर ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के पश्चात ही पर्युषण पर्व आया। आपने देखा होगा जैन धर्म में पर्युषण पर्व का बड़ा महत्व है ना। इस समय कहा जाता है कि भाई मतलब दया ही सबसे बड़ा धर्म है ना। तो आप जो है मिच्छामि दुक्कडम, मतलब जो भी गलतियां किसी से हुई है तो आप उनको क्षमा करो। तो इसी पर्युषण पर्व पर उदयन जो है वो चंड प्रद्योत को क्षमा कर देता है उसकी गलतियों के लिए। चंड प्रद्योत को जो है वो छोड़ देता है। चंड प्रद्योत जो है वहां से वापस आ जाता है, कहाँ पर, उज्जैन आ जाता है। तो चंड प्रद्योत के काल की ये एक पहली घटना है ना, कि जहां पर उदयन और चंड प्रद्योत का युद्ध होता है ना। तो कभी एग्जामिनर आपसे प्रश्न करे तो आपको ये याद रखना है ना, चंड प्रद्योत और उदयन का किस प्रकार से युद्ध होता है या किस प्रकार से ये दोनों जो है झगड़ते हैं, है ना। एक दासी के लिए और एक तीर्थंकर की मूर्ति के लिए। अब दूसरी जो घटना है ना, जो दूसरी घटना है वो घटना है कौशाम्बी के राजा शतनिक, है ना। कौशाम्बी के जो राजा थे, है ना, जिनका नाम था शतनिक। शतनिक जो थे ना स्टूडेंट, वो चंड प्रद्युत का साड़ू था, है ना। कौशाम्बी का राजा था शतनिक, और शतनिक जो है ये साड़ू था किसका, चंड प्रद्योत का। मतलब चंड प्रद्योत की एक पत्नी और कौशाम्बी नरेश शतनिक की पत्नी, ये दोनों बहनें थी। अब राजाओं की तो बहुत सारी पत्नियां होती थी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पत्नी है ना, और भी पत्नियां होती थी, है ना। तो जो शतनिक है, इस शतनिक की एक पत्नी थी, है ना, जिसका नाम जो है वो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, वह था मृगावती। शतनिक की एक पत्नी थी जिसका नाम था मृगावती, और ऐसा कहा जाता है कि इस मृगावती को जो चंड प्रद्योत था, है ना, ये बड़ा चाहता था, या चंड प्रद्योत जो है मृगावती को पाना चाहता था, है ना। शतनिक की पत्नी जो थी मृगावती, जिसे चंड प्रद्योत जो है वो पाना चाहता था, ठीक है। तो जो मृगावती थी, है ना, तो मृगावती को पाने के लिए भी चंड प्रद्योत ने कौशाम्बी पर चढ़ाई कर दी थी। शतनिक मारा गया। शतनिक जो है वो मारा गया, और जब तक चंड प्रद्योत मृगावती तक पहुंचता, ऐसा कहा जाता है कि मृगावती की भेंट महावीर स्वामी से हुई, और मृगावती जो थी वो जैन भिक्षुणी बन गई। उसने जैन धर्म धारण कर लिया, है ना। ये मृगावती के बारे में कहा जाता है। तो शतनिक के साथ भी, कौशाम्बी नरेश शतनिक के साथ भी चंड प्रद्योत जो था, इसके कोई रिश्ते अच्छे नहीं थे, है ना। ये यहाँ पर भी अ, शतनिक की जो रानी थी मृगावती, उसे हासिल करने के लिए, उसे पाने के लिए शतनिक के साथ युद्ध लड़ता है, ठीक है। अब एक और घटना जिसकी जानकारी हमें मिलती है, सुनसुमारपुर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था, है ना, ये नाम आपको जरूर याद रखना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना। जिसका नाम था अंगारवती, है ना। सुनसुमारपुर के राजा थे अंगारक, और इट अंगारक की पुत्री थी अंगारवती। अंगारवती भी बड़ी खूबसूरत थी, और चंड प्रद्योत को पता चला कि भाई अंगारवती बड़ी सुंदर है। तो चंड प्रद्योत ने इसे भी हासिल करने के लिए पहले तो प्रस्ताव पहुंचाया, और जब सुनस्मारपुर के राजा अंगारक ने मना कर दिया, प्रस्ताव खारिज कर दिया, तो चंड प्रद्योत सेना लेकर पहुंच गया और सुनस्मारपुर पर चढ़ाई कर दी, और अंगारवती जो थी, अंगारवती को, सुनस्मार अंगारक को युद्ध में मारकर अंगारवती से विवाह कर लिया किसने, चंड प्रद्योत ने। और ये जो अंगारवती पत्नी बनी चंड प्रद्योत की, तो इस अंगारवती से 3 संतानें हुई। चंड प्रद्योत के इस अंगारवती से 3 संतानें हुई। 2 तो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था गोपाल और एक का नाम था पाल। पाल और गोपाल नामक 2 पुत्र हुए, तथा अंगारवती से एक तीसरी कन्या हुई जिसका नाम था वासव दत्ता, है ना। ये तीनों नाम हमें आगे काम आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, है ना। एक पुत्री हुई वासव दत्ता,
तथा दो पुत्र हुए, एक गोपाल और एक पाल, है ना। तो चंड प्रद्युत के जो दो बेटे थे गोपाल और पाल, ये अंगारवती के बेटे थे, तथा जो वासवदत्ता है ये भी इसी अंगारवती की बेटी थी, है ना। दो पुत्र गोपालक तथा पालक या गोपाल पाल दो पुत्र हुए, और एक कन्या थी जिसका नाम था वासवदत्ता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये कुछ चंड प्रद्योत से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, है ना, जो उसने युद्ध लड़े या शतनीक उदयन के साथ जो उसका विवाद रहा, वो मैंने आपको बताया। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, प्रश्न नहीं भी बनते हैं ना, तो आजकल क्या होने लगा है इतिहास में, चाहे हम मध्य प्रदेश के इतिहास की भी बात करें, आप चाहे तो पुराने कुछ 2-3 साल के पेपर उठाकर देख लें, वहां पर क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर बहुत डीपली और घुमा फिरा कर पूछने लगा है ना। आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है। ये जो चीजें हैं ये लगभग वैसी ही हैं जिस टाइप के पैटर्न को आजकल एग्जामिनर फॉलो कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई कि कभी एग्जामिनर थोड़ा डीपली भी जाकर चीजें आपसे पूछे ना, तो आप बता सके। कभी मान लीजिए कि वो गोपाल पाल के बारे में पूछ ले, वासु दत्ता के बारे में पूछ ले, तो थोड़ा आपको पता रहे, है ना। या कुछ इस प्रकार के प्रश्न बन जाए, है ना, कि चंड प्रद्योत ने जैन तीर्थंकर के लिए किससे युद्ध किया था, है ना, जैन तीर्थंकर की मूर्ति के लिए। या चंड प्रद्योत ने चंड प्रद्योत शतनिक की कौन सी पत्नी के लिए उसने कौशाम्बी पर युद्ध किया था, या कौशाम्बी पर चढ़ाई की थी, सॉरी, चंड प्रद्योत ने, है ना। तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, तो थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। चलिए, तो ये कुछ घटनाएं हुई चंड प्रद्योत से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। अब देखो, चंड प्रद्योत से रिलेटेड एक और घटना जहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चंड प्रद्योत जब अवंती का शासक था स्टूडेंट, उसी समय जो मगध है, उस मगध का राजा था बिंबिसार, है ना। ये आपने नाम सुना होगा या फिर आप भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। मगध का राजा जिसका नाम था बिंबिसार, जब बिंबिसार मगध का राजा था उसी समय चंड प्रद्योत जो था वो उज्जैन का शासक था। देखो, इस पूरी चीज को अच्छे से समझना, है ना, यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस हैं। अब चंड प्रद्योत जब उज्जैन का शासक था, मगध नरेश थे बिंबिसार। बिंबिसार के पास एक राजवेद्य था, है ना, नाम जिसका था जीवक। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप भारत के इतिहास में पढ़ेंगे जीवक के बारे में। ये वही जीवक है जिसने महात्मा बुद्ध की सेवा की थी, है ना। तो जीवक जो था वो बिंबिसार का राजवेद्य था। बिंबिसार जो था मगध का राजा था। उस समय चंड प्रद्योत जो था वो अवंती का राजा था। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये मगध क्या है, तो मगध भी एक महाजनपद था, है ना। जैसे 16 महाजनपदों में एक अवंती था, तो सेम उसी प्रकार से मगध भी एक महाजनपद था जो वर्तमान बिहार वाले क्षेत्र में था। तो एक बार क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो अवंती का शासक है चंड प्रद्योत, ये बीमार हो गया। इसे एक रोग हो गया, रोग का नाम था पांडु रोग, अर्थात की वर्तमान का जॉन्डिस, अर्थात की पीलिया। इसे पीलिया हो गया चंड प्रद्योत को। अब चंड प्रद्योत को जब पीलिया हुआ, चंड प्रद्योत को जब पांडु रोग हुआ, तो उज्जैन के अवंती साम्राज्य के जितने भी वैद्य थे कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। और चंड प्रद्योत को भी ये लगने लगा था कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगा, है ना, अब मेरा जो समय है वो आ चुका है, अब शायद मेरा बचना जो है वो असंभव है। अब जैसे ही ये घटना पता चली किसे, यहाँ और भी जो इनके राजा वगैरह जो थे, मंत्री वगैरह थे, उन्हें जब ये बातें पता चली, तो चंड प्रद्योत को किसी ने एक सलाह दी, है ना। सलाह ये दी कि जो बिंबिसार है मगध के शासक, उनके पास एक राज्य वेद है जीवक, जो कि भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हम भी किसी को सलाह देते हैं ना, कोई बीमार होता है तो कि यार इन डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा, तो एक काम करो, आप वहां चले जाओ, वहां पर बहुत नामी डॉक्टर है। तो चंड प्रद्योत को भी कहा गया कि भाई बिंबिसार के पास जो डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, वो बड़ा शिक्षित हैं, और वो बड़ा भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा चिकित्सक है। तो एक बार यदि आप ट्राई कर लो, कभी बिंबिसार जो है जीवक को भेज दें आपके उपचार के लिए, तो शायद आप बच जाओ। तो चंड प्रद्योत, मैंने कहा था ना, थोड़ा मैं वाला आदमी था कि मैं क्यों करूं, है ना, लेकिन फिर भी उसको समझाया। तो चंड प्रद्योत ने एक पत्र लिखा, है ना, और पत्र लिखकर मगध के राजा के पास पत्र भिजवाया और कहा कि भाई मैं बीमार हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास जो राजवेद्य है वो बड़ा ज्ञानी है, तो अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो, तो आप जो है उसे मेरे उपचार के लिए भेज सकते हैं। तो बिंबिसार ने जैसे ही पत्र पढ़ा, तो देखो राजा है तो कूटनीति तो दिमाग में आ ही गई ना, कि यार आज अगर मैं चंड प्रद्योत की मदद करूंगा, चंड प्रद्योत अगर मेरे कारण से ठीक हो जाएगा, तो अवंती और मगध के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। मतलब हम भी ये चाहते हैं ना कि जो ताकतवर देश हैं अगर वो एक होंगे, तो
मतलब दोनों की शक्ति ही बढ़ेगी ना, जैसे भारत अमेरिका, है ना, अगर मान लो दो ताकतवर देश हैं और जब दोनों ताकतवर दोस्त देश जो है दोस्त होंगे तो अन्य देश तो वैसे ही डर जाएंगे। या भारत और रूस अगर आज दोस्त हैं, है ना, तो अन्य देश भारत पर भी आक्रमण करने से डरते हैं कि यार भारत पर आक्रमण करेंगे तो रूस जो है भारत के सपोर्ट में आएगा। तो सेम उसी तरह से मगध और अवंती उस समय के महान शक्तिशाली जो थे महाजनपद थे। तो मगध नरेश ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है ना, अ, अवंती और मगध के रिश्तों को सुधारने का। तो उन्होंने जीवक को कहा कि भाई जीवक तुम बिल्कुल जाओ और अवंती के जो नरेश है चंडप्रद्योत उन्हें बिल्कुल ठीक कर कर ही आना। तो जो जीवक था वो जीवक कहाँ पहुंचा? जीवक पहुंचता है अवंती। अवंती आकर वो चंडप्रद्योत को देखता है, चंडप्रद्योत को देखकर चंडप्रद्योत का जो रोग है वो समझ लेता है और चंडप्रद्योत को बोलता है कि ठीक है, मैं आपका जो उपचार है वो बिल्कुल कर दूंगा, आप एक खुराक में ही ठीक हो जाओगे। चंडप्रद्योत ने कहा कि ठीक है, तो बिल्कुल उपाय कीजिए आप, है ना, आज का आज मुझे ठीक कीजिए। तो चंडप्रद्योत ने सॉरी जीवक ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, कुछ इन इन चीजों का प्रबंध कर दीजिए। जो भी मतलब बात हुई कि हम इस प्रकार से आपका उपचार करेंगे, बात करते हैं ना डॉक्टर कि हम इस प्रकार से आपका उपचार करेंगे, ये चीजें आपको देंगे। तो चंडप्रद्योत को जब बताया गया तो चंडप्रद्योत ने कहा कि तुम ये जो उपचार में जो घी का नाम ले रहे हो, तो मैं घी बिल्कुल नहीं खाऊंगा, है ना, घी और मेरा तो 36 का आंकड़ा है ना, घी की खुशबू से ही मुझे उल्टी हो जाती है। तो अगर तुमने दवाई में मुझे घी दिया तो वो दवाई मैं नहीं खाऊंगा, है ना, तुम बिना घी की दवाई मुझे खिलाना। अब चंडप्रद्योत ने जैसे ही जीवक को कहा कि बिना घी की दवाई मुझे खिलाना, अब बिंबिसार ने जीवक को कहा था कि भाई चंडप्रद्योत को ठीक करके ही आना, और जीवक को ये बात पता चल गई कि बिना घी में इस दवा को बिना घी में दिए चंडप्रद्योत जो है वो ठीक हो ही नहीं सकता। अगर चंडप्रद्योत को ठीक करना है तो ये जो दवाई है ये घी में ही इसको मिलाकर देनी पड़ेगी। अब जो जीवक था वो बड़ा फंस गया कि अब क्या करूं। जीवक चतुर था, है ना? तो जीवक ने थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाया और जीवक ने कहा कि बिल्कुल ठीक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो जीवक ने चंडप्रद्योत को कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए कुछ दूसरी जड़ी बूटी का प्रबंध करता हूँ। जीवक चंडप्रद्योत को कहता है कि आपके लिए जो मुझे जड़ी बूटी चाहिए वो थोड़ा दूर पहाड़ से मुझे लेकर आनी पड़ेगी। तो आप एक काम कीजिए कि मुझे जो है कोई ऐसा वाहन दे दीजिए आपका, है ना, जिससे कि मैं जल्दी से जाऊं और जल्दी से उस जड़ी बूटी को लेकर आ जाऊं, ताकि उस जड़ी बूटी को क्या है कि पेड़ से जब मैं तोड़कर आप तक लाऊंगा ना तो कुछ समय तक ही उसका असर होता है, अगर मैं आने में ज्यादा लेट हो गया तो वो दवाई जो है वो ज्यादा असर करेगी नहीं। तो चंडप्रद्युत ने कहा कि एक काम करो, चंडप्रद्युत के पास एक हथनी थी जिसका नाम था भद्रवती, है ना, जो कि 100 मील 100 योजन चलती थी एक दिन में, है ना। तो चंडप्रद्युत ने कहा कि तुम भद्रवती को लेकर जाओ, है ना, ये मेरे राज्य का सबसे तेज वाहन है, इतना तेज चलती है ये, है ना। तो भद्रवती जो है सॉरी जीवक को मिल गई। अब जीवक ने कहा कि देखो महाराज, एक और थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं मॉर्निंग में आपके लिए जड़ी बूटी लेने जाऊंगा तब हम जो वैद्य लोग हैं ये स्पेशल मंत्र वगैरह पढ़कर और उस हिसाब से ही जाते हैं। तो जब तक मैं उस जड़ी बूटी को जाकर तोड़ न लूं तब तक मुझे मौन रहना पड़ेगा। अगर मैं बोल गया बीच में तो जो मेरा वो जो जड़ी बूटी है ना वो उतना असर नहीं करेगी। तो मुझे जब सुबह जाना पड़ेगा तो इस आपके राज्य में तो मुझे बहुत सारी जगह रोकेंगे, है ना, तो बहुत सारी जगह जब रोकेंगे तो मुझे उनको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं जीवक हूँ, मैं मेरे काम से जा रहा हूँ, तो मेरा जो व्रत है वो टूट जाएगा, है ना। तो आप कुछ ऐसा प्रबंध कर दो कि मुझे कोई आपके राज्य में कहीं पर भी आने जाने से रोके ना। तो राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई भद्रवती के ऊपर जो भद्रवती जो हथनी है उसके ऊपर कल एक महाजन बैठकर राज्य में जाएंगे तो उनको कभी कोई कहीं पर रोके ना, है ना, है ना। तो जीवक ने कहा ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, भद्रवती के ऊपर बैठकर जाना है और राज्य में कोई रोकने वाला भी नहीं है ना, कहीं कोई टैक्स टोल टैक्स वगैरह कहीं पर कोई रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, कहीं पर रुकने का सवाल ही नहीं है। अब चंडप्रद्योत को जीवक ने कहा कि महाराज बस एक काम और आप ये कर लीजिएगा कि जैसे ही मैं सुबह आपके लिए औषधि लेने जाऊंगा तब तक आप एक काम करना है कि मैंने वहां पर एक लोटा कुछ औषधि का भरकर रखा है, तो जैसे ही मैं निकलूं मैं आपको कहकर जाऊंगा कि मैं जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं जाऊं तो उसके कुछ 15-20 मिनट बाद आधे घंटे बाद आप जो है इस लोटे में जो दवाई रखी है ना आप उसको पी लेना, ताकि मैं जो दूसरी दवाई लेकर आऊंगा ना तो वो आकर आपको सीधा दे दूंगा, तो वो दोनों दवाई जो है संयुक्त रूप से अपना असर करेगी। दंड प्रद्युत ने कहा ठीक है भाई ये भी कर लेंगे, लेकिन जीवक एक और शर्त रखता है। जीवक जीवक कहता है एक काम जरूर करना आप, कि उस दवाई को पीते समय आप अपनी नाक और आंखें बंद कर लेना, क्योंकि
मैंने दवाई के ऊपर लाल कपड़ा बांध रखा है, लेकिन जैसे ही आप खोलेंगे ना तो हो सकता है कि अंदर से जो धुआं निकले उस दवा का, तो उस धुएं से आपकी नाक और आंखों में जलन हो सकती है। तो आप एक ये काम कीजिएगा कि दवा को पीते समय आंखें और ऐसे नाक बंद करके एकदम से उसको पी ले। चंड प्रद्युत ने कहा ठीक है भाई, ये भी कर लेंगे। तो जैसे ही जीवक सुबह निकला, चंड प्रद्युत को बोल के गया कि ठीक है जा रहा हूँ मैं, है ना, आधे घंटे बाद दवाई जो है वो पी लेना। तो जैसे ही जीवक निकला और चंड प्रद्युत को कहा, तो चंड प्रद्युत उठा उस समय बाद, और चंड प्रद्योत ने जैसे ही उठाया लोटा, वो लोटा उठाकर नाक बंद करके आंख बंद करके जैसे ही उस दवा को पिया, दवा को पीने के बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही चंड प्रद्युत को सूद आई, तो चंड प्रद्युत को पता चला ये तो घी पिला दिया उसने मुझे, है ना, जिस घी के लिए मैंने जीवक को मना किया था उस घी को ही पिलाकर जीवक चला गया, है ना। तो चंड प्रद्योत बड़ा क्रोधित हुआ, और चंड प्रद्योत जो था, उस चंड प्रद्योत ने सेनापति को बुलाकर कहा कि पकड़ो उस जीवक के बच्चे को, वो मुझे घी पिलाकर चला गया। सेनापति ने कहा महाराज कैसे पकड़े, एक तो राज्य में सब जगह बोल रखा है कि उसको कोई नहीं रोकेगा, और दूसरी चीज वो भद्रवती को लेकर गया है ना, जिसके जिसकी स्पीड के आगे उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है ना, उसको कौन कैसे पकड़ेगा, है ना। तो फिर कहा जाता है कि फिर एक काक नामक व्यक्ति को भेजा जाता है, और वो काक नामक व्यक्ति जो था वो जीवक को रास्ते में से पकड़ कर भी ला रहा था, लेकिन जीवक बड़ा चतुर था। वो काक को भी रास्ते में कुछ बेहोश, एक फल में बेहोशी की दवा मिलाकर उसको बेहोश कर देता है, और फिर जीवक जो है भाग कर चला जाता है मगध, और मगध में जाकर बिंबिसार को पूरी स्टोरी सुनाता है कि भाई मैं ऐसा कुछ करके आया हूँ, अब आप संभालो आगे क्या करना है ना। तो जब जीवक भाग कर गया मगध, तब तक चंड प्रद्युत जो था ना वो एकदम ठीक हो गया, चंड प्रद्युत का रोग समाप्त हो गया। डॉक्टर वगैरह जितने भी उज्जैन के थे सबने उनको संभाला और बोला महाराज आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब चंड प्रद्युत को ये बात समझ में आई, है ना, कि जीवक ने जो भी किया मेरे लिए किया, जीवक ने मेरी जान बचाने के लिए किया, है ना, उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। मैं भी जिद कर बैठा था कि घी बिल्कुल नहीं पीऊंगा, है ना। तो जीवक ने जो कुछ भी प्लान किया, जो कुछ भी षड्यंत्र किया, वो मेरी जान बचाने के लिए किया। तो तो चंड प्रद्युत जो है बिंबिसार को फिर एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है कि मैं, जीवक ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, अब आप जो है जीवक को भेजो मेरे राज्य में, मैं जीवक जीवक को पारितोषिक देना चाहता हूँ, मतलब जीवक का सम्मान करना चाहता हूँ। अब बिंबिसार ने जीवक को कहा कि भाई जाओ, बुला रहे तुमको चंड प्रद्योत महाराज, है ना, वो तुम्हारा सम्मान करेंगे, पारितोषिक देंगे। तो जैसे ही जीवक को ये बात पता चली, तो जीवक हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि जीवक को पहले ही पता है कि चंड प्रद्योत कितना खतरनाक व्यक्ति है ना, कितना गुस्से वाला व्यक्ति है। क्या पता वो मुझे ऐसे जैसे मैं उसको षड्यंत्र करके भाग के आया हूँ, तो ऐसे वही वो भी कोई षड्यंत्र करके मुझे वहां बुला रहा हो, और जैसे ही वहां वहां जाऊं तो मुझे बंदी बनाकर कहीं जेल वगैरह में डाल दे, है ना, कहीं कहीं बंदी गृह में डाल दे। तो जीवक ने बिंबिसार को कहा कि आप तो पत्र लिख दीजिए, मतलब आप जो है जवाब दे दीजिए कि भाई यहीं से मैंने आपका पारितोषिक जो है वो ग्रहण कर लिया, और मैं जो भी आपको सम्मान देना है तो वो सम्मान मैं यहीं से उस सम्मान को ग्रहण कर लेता हूँ, मुझे अब अवंती नहीं जाना, ये जीवक बोलता है। और ऐसा कहा जाता है कि जीवक के ऐसा कहते ही बिंबिसार और जो पूरा उसका राज दरबार था, वो सब लोग जो थे बड़े हंसने लगे जीवक की इस बात को सुनकर। तो फिर जीवक की ओर से संदेशा के महाराज चंड प्रद्युत को पहुंचा दिया जाता है। अब देखो ये सबसे मेन बात, अब जो आप सुनिएगा, अब चंड प्रद्युत क्या करता है जीवक के लिए, उज्जैन में कपास वगैरह ये सारी बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ पर मालवा के क्षेत्र में, तो यहीं के ही रेशों से बनी एक दुशाला, है ना, दुशाला जानते हो ना क्या होती है आप, है ना, जिसे हम शॉल वगैरह बोलते हैं, तो एक दुशाला, बढ़िया प्रिंटेड दुशाला, उस समय की प्रिंटेड दुशाला जीवक के लिए भिजवाता है। कौन भिजवाता है? चंड प्रद्योत, है ना। चंड प्रद्योत उस दुशाला को, मतलब जो शॉल होती है ना, उस शॉल को जीवक के लिए भिजवाता है। कौन? चंड प्रद्योत। जो आज के जमाने में तो मतलब जो बड़े बड़े करोड़ों अरबोपति जो लोग होते हैं ना, वो जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं ना, उस प्रकार की शॉल थी। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि वो कोई एक व्यक्ति है जो 5 करोड़ की शॉल पहनता है या 2 करोड़ का टी शर्ट पहनता है, मतलब उस जमाने की वो उस प्रकार की शॉल थी, है ना, जो हर किसी के लिए पाना बड़ी मुश्किल थी। तो अवंती नरेश चंड प्रद्युत इतनी महंगी शॉल जीवक को भेंट करता है, जीवक के लिए पहुंचाता है बिंबिसार। अब बिंबिसार ने जैसे सॉरी जीवक के लिए पहुंचाता है मगध। तो जीवक जैसे ही उस दुशाला को देखता है, तो जीवक आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना महंगा तोहफा मेरे लिए
चंड प्रद्योत ने पहुंचाया, है ना। चंड प्रद्योत जो है मुझे इतना महंगा तोहफा दे रहा है। अब कई बार क्या होता है कि जब कोई तोहफा हमें देता है ना, कोई भी गिफ्ट हमें देता है, मान लीजिए कि आप जो है किसी को ऐसा गिफ्ट दे रहे हो कि वो व्यक्ति यूं समझे कि यार मैं तो इसकी योग्य ही नहीं हूँ, है ना, मैं कैसे इसे पहनूं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई गांव में कोई व्यक्ति रह रहा हो और आप जो है उसको सूट बूट या सूट कोट पैंट वगैरह उसको गिफ्ट कर दें, तो वो यही सोचेगा यार मैं इसको कैसे पहनूंगा, है ना, मैं तो गांव में खेती करने वाला व्यक्ति हूँ, है ना, मैं इसका क्या करूंगा। तो वो क्या करेगा, उसके परिवार में कहीं पर कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो कहेगा भाई एक काम कर, ये तू रख ले, ये तू इसको पहन। तो जीवक के पास जैसे ही वो दुशाला आई तो जीवक देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मेरी औकात नहीं है इस शॉल को पहनने की। इतनी महंगी, इतनी मतलब अच्छी और इतनी जो उस समय की जो इतनी महंगी शॉल है, मैं इस शॉल को पहनने के योग्य नहीं हूँ। तो जीवक ने सोचा कि इस शॉल को पहनने के योग्य एक ही व्यक्ति है अभी इस दुनिया में जो इस शॉल को पहन सकता है, जो इस दुशाला को ओढ़ सकता है। और जीवक जो है उस दुशाला को लेकर पहुंच जाता है महात्मा बुद्ध के पास, है ना, ये बात याद रखेगा। जिस दुशाला को चंड प्रद्योत ने दिया था जीवक को, जीवक उस दुशाला के योग्य अपने आप को नहीं समझता है। ये दुशाला इतनी सुंदर है कि मैं योग्य ही नहीं हूं कि मैं इसको पहनूं, है ना। इस दुशाला के योग्य तो मुझे इस दुनिया में एक ही व्यक्ति दिखाई देता है जो इस दुशाला को पहन सकता है ना, मतलब जिसके लिए ये दुशाला योग्य है, और वो महावीर सॉरी महात्मा बुद्ध है। और जीवक जो है वो दुशाला ले जाकर भेंट कर देता है किसे, महात्मा बुद्ध को, है ना। और चंड प्रद्योत की दुशाला जीवक महात्मा बुद्ध को भेंट कर देता है। और वही दुशाला वापस से जब महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, महात्मा बुद्ध के अंगों को, उनके वस्त्रों को, है ना, उनके द्वारा यूज की गई वस्तुओं को जब उनके शिष्यों में बांटा जाता है और उन वस्तुओं पर, उन अंगों पर जब स्तूप बनाए जाते हैं, तो उस बंटवारे में वो दुशाला वापस उज्जैन को मिलती है। और उसी दुशाला पर उज्जैन में एक महास्तूप बनाया जाता है। आगे मैं उस स्तूप के बारे में आपको बताऊंगा, है ना। तो चंड प्रद्योत ने जो दुशाला जीवक को दी थी, जीवक ने वो दुशाला महात्मा बुद्ध को दी। और महात्मा बुद्ध के निर्वाण अर्थात की मृत्यु के पश्चात वो जो दुशाला थी वो वापस उज्जैन को मिली, जब महात्मा बुद्ध के वस्तुओं का, वस्त्रों का, उनके अंगों का बंटवारा हुआ, है ना। और उसी दुशाला पर उज्जैन में एक स्तूप बनाया गया, एक बौद्ध स्तूप बना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये पूरी कहानी आपको सुनाने के पीछे का मकसद ये वाला फैक्ट था, है ना, कि जिस शॉल को, जिस दुशाला को जीवक को दिया था, है ना, जीवक ने महात्मा बुद्ध को दिया, वो वापस बंटवारे में उज्जैन के ही हिस्से में आई और जिसमें एक महास्तूप बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक और कहानी है ना। तो चंड प्रद्योत और बिंबिसार के जो रिश्ते हैं वो अच्छे थे, और ये तीनों चारों समकालीन थे। मतलब चंड प्रद्योत, जीवक, बिंबिसार, है ना, ये एक दूसरे के समकालीन थे। मतलब ये उसी समय भारत, मतलब उसी समय ये जीवन जी रहे थे, तब महात्मा बुद्ध भी इस दुनिया में थे। बिंबिसार, जीवक, चंड प्रद्योत ये सब समकालीन ही थे। थोड़ा ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा, है ना, ठीक है। अब चलो उस फैक्ट को भी समझ ही लो जो मैंने आपको अभी बताया ना, कि उस दुशाला को वापस उज्जैन लाया गया और उस दुशाला में, दुशाला पर जो स्तूप बनाया गया था, उस स्तूप का नाम था कांचन वन स्तूप, है ना, कांचन वन। ये फैक्ट परीक्षा में आता भी है ना, कि कांचन वन जो स्तूप है वो कहाँ पर है, तो कांचन वन स्तूप जो है वो उज्जैन में है ना। और इस कांचन वन स्तूप का निर्माण किस पर करवाया था, तो इस कांचन वन स्तूप का निर्माण उसी दुशाला पर करवाया था जिस दुशाला को जीवक ने भेंट किया था महात्मा बुद्ध को, है ना। आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर आप महात्मा बुद्ध का जब इतिहास पढ़ेंगे वहां पर आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों में उनके वस्त्रों को, उनकी वस्तुओं को, उनके शरीर के अंगों को बांट दिए गए, है ना। और फिर वहां पर स्तूप बने। स्तूप की जो हर्मिका होती थी, उस हर्मिका में महात्मा बुद्ध जो चीजें यूज किए थे, चीजों को उस हर्मिका में रखकर वहां पर स्तूप बनाए जाते थे, है ना। वो आप पूरा देखेंगे। मैं भी आपको जब सांची का स्तूप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि स्तूप कितने प्रकार के होते थे। चलिए, तो कांचन वन स्तूप इसी दुशाला पर बना था, है ना, जो दुशाला जीवक ने महात्मा बुद्ध को और चंड प्रद्योत ने जीवक को दी थी। चलिए, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट, यदि हम आगे बढ़े, कुछ और फैक्ट्स को देखें, है ना, तो एक आचार्य थे, एक बौद्ध संत थे जिनका नाम था महाकात्यायन, है ना, ये नाम आपको याद रखना है, महाकात्यायन। ठीक है, महाकात्यायन, ये नाम जो है आपको याद रखना है। क्यों नाम याद रखना है, उसके पीछे का भी मैं कारण बता रहा हूँ। ये जो महाकात्यायन थे, महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, है ना, बौद्ध गुरु थे, है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे महाकात्यायन। ये जो थे मंत्री थे किसके, चंड प्रद्योत के, है ना, मतलब चंड प्रद्योत के राज्य में उनके आचार्य कहो आप, मंत्री कहो, उनके अमात्य कहो, महाकात्यायन। महाकात्यायन क्या हुआ, एक बार जब महात्मा बुद्ध से मिलकर वापस उज्जैन आ रहे थे, तो एक समय क्या हुआ कि रास्ते में ये एक गांव में रुके, जिस गांव का नाम था एनाली ग्राम। एक गांव में रुके एनाली ग्राम, और जब एनाली ग्राम में इन्होंने रुक कर वहां पर भिक्षा मांगी, तब गांव में किसी ने भी इनको भिक्षा नहीं दी। इनके साथ कुछ इनके शिष्य भी थे, क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय बिल्कुल नया नया ही था, है ना। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, है ना। भारत में उस समय जो ब्राह्मण धर्म है उसका बोलबाला था, है ना। तो जो लोग बौद्ध धर्म का या फिर ये प्रचार करते थे, तो लोगों को लगता था यार ये क्या प्रचार कर रहे हैं, ये कौन से सिद्धांत दे रहे हैं, है ना। तो कोई इतना ये नहीं करता था, है ना। आज भी ऐसा होता है ना, कोई नया पंथ अगर लेकर आता है, उसका प्रचार करता है, हम भी यूं ही बोलते हैं कि यार ये क्या तुम कर रहे हो, है ना। धीरे धीरे ही वो फेमस होता है। तो उसी प्रकार से एनाली ग्राम में आकर जब ये भिक्षा मांगते, इनके शिष्य वगैरह बहुत सारे साथ होते, लेकिन इस गांव में जो है कोई भी जो है इन्हें भिक्षा जो है वो देता नहीं है ना, कोई भी जो है इन्हें भिक्षा नहीं देता है। अब क्या हुआ कि उस गांव में, है ना, जिस गांव में इन्हें कोई भिक्षा नहीं देता, उस गांव में एक शूद्र कन्या जिसका नाम था गोपाल माता, है ना, गोपाल माता नाम की एक शूद्र कन्या, जो इन महाकात्यायन को भिक्षा देती है। भिक्षा कैसे देती है, मतलब कुछ पैसे देती हैं, कैसे देती हैं वो भी समझो। गोपाल माता क्या करती हैं, ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में गोपाल माता के जो केश थे वो सबसे लंबे थे, है ना, जो माथे के बाल थे वो सबसे लंबे थे। और उस गांव की बहुत सारी जो वणिक पुत्रियां थी, मतलब जो वैश्य कन्याएं थी बहुत सारी, मतलब जो पैसे वाले घरों की जो लड़कियां थी, वो उनके बालों पर बड़ी फिदा थी। और कई बार उन्होंने प्रस्ताव भी भेजे थे कि तुम्हारे बाल जो है हमें काट कर दे दो, हम इनकी नकली चोटी बनाकर हमारे बालों में चिपका देंगे, है ना। लेकिन कभी भी गोपाल माता ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये महात्मा पहुंचे गांव में, और जब इन्हें कोई भिक्षा नहीं दे रहा था, तब गोपाल माता ने सोचा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मेरे पास पहले ऐसे प्रस्ताव आए हुए थे कि भाई अपने बाल काट कर दे दो, है ना, इनके बदले हम तुम्हें कुछ पैसा देंगे। तो गोपाल माता ने वही सही अवसर और सही मौका देखा, और गोपाल माता ने क्या किए, अपने केशों को बेच दिए उन वणिक कन्याओं को, और उनसे जो पैसा मिला, उस पैसे से महाकात्यायन तथा उनके शिष्यों के लिए भोजन का प्रबंध किया। महाकात्यायन बड़े खुश हुए, है ना, कि एक कन्या ने हमारे भोजन के प्रबंध के लिए अपने केशों को बेच दिया। ये बात महाकात्यायन जो है वो आकर बताते हैं चंड प्रद्योत को। चंड प्रद्योत जैसे ही ये बात सुनता है, चंड प्रद्योत बड़ा खुश होता है, और चंड प्रद्योत जो है गोपाल माता से विवाह कर लेता है, और गोपाल माता को अपनी महारानी बना लेता है ना। तो ये गोपाल माता चंड प्रद्योत की पत्नी, आगे चलकर ये भी बौद्ध भिक्षुणी बनी, है ना, गोपाल माता। ठीक है, तो गोपाल माता जो थी ये चंड प्रद्युत की पत्नी थी, और कुछ इस प्रकार की इनकी कहानी रही जो अभी मैंने आपको बताया और समझाया। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको स्टूडेंट। चलिए, ठीक है। और अगर मान लो परीक्षा में ये फैक्ट आ जाए कि चंड प्रद्युत को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो वो भी महाकात्यायन ने ही दी थी, है ना। महाकात्यायन ही इनके गुरु थे, मैंने कहा था ना, चंड प्रद्युत देवी चंडी का बड़ा उपासक था, फिर आगे चलकर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, वो इन्हीं महाकात्यायन ने दी थी, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, है ना। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है।
चलिए, अब अगर हम और बात करें कि क्या चंड प्रद्योत सिर्फ बौद्ध धर्म का ही संरक्षण करता था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि चंड प्रद्योत सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था। ऐसा कहा जाता है कि चंड प्रद्योत की ही काल में महावीर स्वामी ने उज्जैन के एक शमशान में तप किया था, है ना। ये फैक्ट है कि जब चंड प्रद्योत उज्जैन का राजा था, उसी समय महावीर स्वामी भी उज्जैन आए थे, और महावीर स्वामी ने उज्जैन के, है ना, महावीर स्वामी ने उज्जैन के एक शमशान में तपस्या की थी, उज्जैन के शमशान में तप किया था, है ना, रात्रि के समय। ये भी एक फैक्ट है जो अवंती महाजनपद और चंड प्रद्योत से रिलेटेड कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, अ, कि जो चंड प्रद्योत था, है ना, इस चंड प्रद्योत की मृत्यु के पश्चात अवंती महाजनपद में और भी कई सारे शासक हुए, है ना। तो वो भी थोड़ा आप समझ लो कि अवंती महाजनपद में चंड प्रद्योत के पश्चात कौन कौन शासक हुए। तो देखो, चंड प्रद्योत ने कुल 23 वर्षों तक शासन किया, है ना। 23 वर्षों तक चंड प्रद्योत जो था वो राजा रहा। चंड प्रद्योत की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा बेटा गोपालक था, है ना। मैंने कहा था ना, अंगारवती से दो बेटे हुए थे, एक गोपालक और एक पालक, है ना। तो गोपालक बड़ा था, पालक छोटा था, परंतु गोपालक ने राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि गोपालक जो था वो बौद्ध धर्म अपना चुका था, है ना। तो गोपालक ने शासक बनने से इनकार कर दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो गोपालक के पश्चात चंड प्रद्योत का छोटा बेटा पालक शासक बना, जिसने 25 वर्षों तक राज्य किया। फिर उसके बाद आर्यक नामक राजा हुआ, जिसने 21 वर्षों तक शासन किया। फिर उसके बाद विशाख यूप नामक राजा हुआ, जिसने 50 वर्षों तक शासन किया। फिर अजाक नामक राजा आया, जिसने 21 वर्षों तक शासन किया। और फिर आता है नंदीवर्धन, जिसके लिए वर्तिवर्धन भी जिसे कहा जाता है, जिसने 20 वर्षों तक शासन किया। और अंत में, है ना, अंत में क्या होता है वो भी आप सुन लो। जो मगध का राजा था शिशुनाग, आप भारत के इतिहास में पढ़ेंगे शिशुनाग के बारे में, है ना। तो मगध में एक राजा हुआ शिशुनाग नाम का। ये शिशुनाग नामक शासक मगध का इस नंदीवर्धन को युद्ध में हरा देता है, और अवंती को हमेशा हमेशा के लिए मगध में मिला देता है। मतलब अवंती जो है वो सदैव के लिए अब किसका हिस्सा बन जाता है? मगध राज्य का। मतलब अवंती जो है वो मगध राज्य का हिस्सा बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो ये पूरा अवंती महाजनपद के जो अन्य शासक, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 शासकों का पूरा राज्य रहा अवंती में। नंदीवर्धन आखिरी राजा था, और नंदीवर्धन को किसने हराया? शिशुनाग ने हराया। शिशुनाग मगध का राजा था, और शिशुनाग जो था अवंती को मगध में मिलाता है। तो कभी एग्जामिनर ये प्रश्न कर ले कि अवंती को मगध में किसने मिलाया था, मगध राज्य का हिस्सा किसके समय हुआ था अवंती? तो शिशुनाग के समय। या अवंती का कौन सा राजा था? तो नंदीवर्धन या वर्तिवर्धन। ठीक है। एक मैंने आपको चंड चंड प्रद्युत की कन्या के बारे में बताया था, वासव दत्ता, है ना। तो ये वासव दत्ता जो कन्या थी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। एक बड़ी अच्छी कहानी है ना, स्वर्ण वासव दत्ता, है ना, जिसमें शतनिक, जिस शतनिक की मैंने बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले आपको, है ना, कि शतनिक और चंड प्रद्युत दोनों साड़ू थे, है ना। तो शतनिक का एक बेटा था उदयन, है ना, उसी मृगावती, है ना, जिस मृगावती की मैं बात कर रहा था ना, उसी मृगावती का बेटा जिसका नाम था उदयन। तो उदयन और ये वासव दत्ता, ये भी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, है ना। और ये कहानी है स्वर्ण वासव दत्ता, है ना, कि वासु दत्ता को एक स्वप्न आता है, स्वप्न में एक राजकुमार दिखता है, और एक दिन अचानक से वही राजकुमार उसके सामने आ जाता है, और फिर ये दोनों भाग जाते हैं, है ना, विवाह कर लेते हैं, है ना। उदयन और वासु दत्ता की ये कहानी है, का नाम है स्वर्ण वासव दत्ता, है ना। मतलब सोचो, कभी कल्पना करो कि आप भी सपने में किसी को देखो, सपने में आप किसी को प्रेम करो, कोई छवि आपके दिमाग में हो कि आप उससे प्रेम करो, और अचानक से वही लड़का वही लड़की आपके सामने आ जाए, तो सोचो आपका आपका कैसा हाल होगा। तो कुछ इसी प्रकार का हाल वासुदत्ता का रहा था, है ना, जब उसने उदयन को अपने सामने देखा, से वो रोज सपनों में देखा करती थी, जिसे उसने जीवन में कभी भी नहीं देखा था, है ना, सिर्फ सपने में देखा था, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है सपनों का राजकुमार आएगा, है ना। तो ये बातें ऐसे ही नहीं हुई, है ना, सच में सपनों के राजकुमार आ जाते हैं, है ना। वासव दत्ता के जो सपनों का राजकुमार था वो सच में उसके सामने आ गया था। ठीक है, तो वासव दत्ता जो थी वो चंड प्रद्योत की पुत्री थी। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं चंड प्रद्योत के बारे में जो आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार जो है ये जो प्रश्न है ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं अभी
कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अवंती को क्या मिला था, है ना। तो अवंती को क्या मिला था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या दिया था, दुशाला, है ना। जब उनके शिष्यों में वस्त्रों और इनका बंटवारा हुआ था तो क्या मिला था, दुशाला। दुशाला मतलब जिसको चीवर बोलते हैं, मतलब जो ऊपर यहाँ ढकी जाती चीवर। और चीवर के अलावा एक आसंदी भी मिली थी, है ना, एक मतलब एक बिछोना भी मिला था उज्जैन को, है ना, जिसके ऊपर कानीपुरा में स्तूप बनाया गया था, है ना, जो भी हमने देखा था ना कांचनवन। तो वो स्तूप बनाया गया था कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं चंड प्रद्युत से रिलेटेड जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे और आपको याद रखना है। चलिए चलिए, तो ये अवंती महाजनपद हमारा कंप्लीट हुआ। अवंती महाजनपद से रिलेटेड जो जो फैक्ट्स एग्जाम में हो सकते हैं वो सारे हमने देखे और समझे। चलिए, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अवंती महाजनपद के पश्चात, अब हम बात करते हैं, है ना, ये अवंती महाजनपद हुआ। अवंती महाजनपद के बाद हम बात करते हैं चेदी महाजनपद की। अब देखो, चेदी महाजनपद में ज्यादा कुछ फैक्ट्स परीक्षा में बनते नहीं है। चेदी महाजनपद से रिलेटेड जो सबसे पहला फैक्ट परीक्षा में बनता है वो बनता है इसकी राजधानी को लेकर, कि चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो आपको याद रखना है, चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती या शुक्तिमती, है ना, सुक्तिमती या शुक्तिमती जो थी इसकी राजधानी थी, ये चेदी महाजनपद की। ये फैक्ट अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है चेदी महाजनपद से। चेदी महाजनपद की राजधानी आप कहेंगे शोथिवती, शुक्तिमती, है ना, सुक्तिमती, ये इनकी राजधानी थी। चेदी महाजनपद केन नदी के तट पर, मतलब केन नदी जो थी इस महाजनपद की प्रमुख नदी थी, है ना। आपने एक राजा के बारे में सुना होगा, शिशुपाल, है ना, जो भगवान कृष्ण का बुआ का ही लड़का था शिशुपाल, तो वो शिशुपाल इसी चेदी महाजनपद का था, है ना, चेदी महाजनपद का ही वो शासक था शिशुपाल, है ना। और चेदी महाजनपद जो था वो मध्य प्रदेश के साथ बुंदेलखंड वाली एरिया में सीमा बनाता था, लेकिन वो अगर मुख्य रूप से उसका क्षेत्र देखा जाए तो यूपी वाले क्षेत्र में ही था, है ना। तो इसलिए कुछ ज्यादा ऐसे एविडेंस यहाँ हमें मिलते भी नहीं है। आपके लिए बस ये दो तीन फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है, एक तो केन नदी और एक चेदी महाजनपद की राजधानी। आप सिर्फ इतना सा ही याद रख लीजिएगा, है ना, ये आपके लिए सफिशिएंट है ना, आपके लिए सफिशिएंट है। एक चीज और आप याद रख सकते हो कि चेदी महाजनपद का विस्तार त्रिपुरी तक था। त्रिपुरी, त्रिपुरी मतलब कि जबलपुर, वहां पर एक नदी होकर गुजरती है, नाम है जिसका नर्मदा। तो उस नर्मदा नदी को चेदी का भूषण कहा है ना। तो कभी एग्जामिनर पूछ ले कि कौन सी नदी को चेदी का भूषण कहा जाता था, है ना, चेदी राज्य का भूषण, है ना, मतलब आभूषण उसका। तो चेदी का आभूषण या भूषण किसको कहा जाता था, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी। ये भी इतिहास में हमें पता चलता है। तो ये एक और फैक्ट है चेदी महाजनपद से रिलेटेड, है ना, कि चेदी का भूषण किसे कहा गया, तो आप कहेंगे चेदी का भूषण जो है वो नर्मदा नदी को कहा गया। ठीक है, ये आप याद रखेगा, बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। चेदी महाजनपद से ज्यादा प्रश्न वैसे परीक्षा में बनते नहीं है ना, जो प्रश्न बनते हैं वो इतने ही बनते हैं। बाकी चेदी महाजनपद आप भारत के इतिहास में पढ़ोगे, है ना। मुख्य रूप से जो महाजनपद काल से जो प्रश्न आते हैं वो अवंती महाजनपद से ही आते हैं। आप चाहे तो पुराने वर्षों के पेपर उठाकर देख ले, है ना, पुराने वर्षों के आप जब पेपर उठाकर देखेंगे 10 20 साल 25 साल के जितने भी पेपर आपको मिल जाए, तो आप ये देखेंगे कि जितना भी हमने महाजनपद में पढ़ा प्रश्न कहीं ना कहीं इन्हीं में से थे, इन्हीं में से आए हैं। और चंड प्रद्योत किस वंश का राजा था, कहाँ का शासक था, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। चेदी में खूब से खूब राजधानी पूछ लेता है चेदी महाजनपद की। लेकिन फिर भी हमने बड़ा डिटेल में देखा, एक एक फैक्ट्स पर हमने बात की, और हमने तो मैं यूँ कहूँगा हमने उतना तक पढ़ लिया कि अगर आप इस क्लास के बाद अगर आप मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए भी ये चीज़ें सफिशिएंट है ना, क्योंकि मेंस के लिए भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो सारी बातों को, इन सारे फैक्ट्स फैक्ट्स के बाद। ठीक है, तो हम डिटेल में इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक पूरा छवि भी बने, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ भी हो, और अगर एग्जामिनर घुमा फिरा कर कैसे भी प्रश्न पूछ लेना तो भी आप उसके जवाब दे पाओ। और मैंने आपको अवंती महाजनपद में बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं, है ना। मैं अब आपको और भी कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, है ना, जिस प्रकार का आज पीएससी ने एक सेट किया है क्वेश्चन पूछने का अपना तरीका, तो मैं आपको कुछ और फैक्ट्स भी बता देता हूँ, है ना। अवंती राज्य में 3 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी, है ना, क्योंकि आजकल इस प्रकार के प्रश्न पीएससी में बड़े आने लगे हैं। स्वर्ण की मुद्राएं, रजत की मुद्राएं, है ना, मतलब चांदी की मुद्राएं, और तांबे की मुद्राएं। ठीक है, ये मुद्राएं जो थी प्रचलित थी कहाँ पर, अवंती महाजनपद में, मतलब चंड प्रद्योत के समय अवंती राज्य में। तो जो स्वर्ण की मुद्राओं का जो प्रचलन था, तो स्वर्ण की मुद्राओं में निष्क, सुवर्ण और माशक, है ना, निष्क,
सुवर्ण और माशक, ये तीन मुद्राएं थी जो सोने की होती थी, है ना, जो अवंती राज्य में प्रचलित थी। सुवर्ण, निष्क, है ना, और माशक। निष्क, सुवर्ण और माशक, ये वे तीन मुद्राएं मुद्राएं जो कि स्वर्ण की हुआ करती थी। रजत की बात करें तो रजत में था कारषाण, कारशापण, है ना। जो कारशापण नामक जो मुद्रा थी वो चांदी की थी, है ना, चांदी की मुद्रा थी कारशापण। और यदि हम तांबे की मुद्रा की बात करें तो उसका नाम था काकड़ी, है ना। काकड़ी नामक मुद्रा जो थी वो तांबे की थी, जो अवंती महाजनपद अवंती साम्राज्य में इसका प्रचलन था। तो काकड़ी मुद्रा मतलब कि तांबे की मुद्रा, कारशापण मतलब कि रजत की मुद्रा, निष्क, सुवर्ण, माशक अर्थात की स्वर्ण की मुद्रा। कारशापण को बहुत सारी किताबों में आपको तांबे का भी देखने को मिलता है ना, कि कारशापण जो थी वो तांबे की मुद्रा थी। लेकिन अवंती महाजनपद के क्षेत्र, अवंती महाजनपद में हम बात करें तो यहाँ हमें प्रमाण मिलता है कि कारशापण यहाँ चांदी की मुद्रा थी, ना, कारशापण जो था वो चांदी की मुद्रा थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना है जो एग्जामिनर जो है परीक्षा में जो है आपसे पूछ सकता है, ठीक है, मुद्राओं से रिलेटेड। क्योंकि आपने देखा भी होगा अभी हाल ही विगत कुछ परीक्षाएं हुई है तो वहां पर एग्जामिनर ने से मुद्राओं से रिलेटेड और इस टाइप के प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेगा, बन सकता है, और अगर बनेगा तो आपको अच्छे से उन प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए, तो ये हमारा अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद जो है कंप्लीट हुआ। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्रश्न कीजिएगा। जो हमारी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम जो है मौर्य वंश को पढ़ेंगे, है ना। मौर्य वंश जिसमें अशोक का जो पूरा राज्य क्षेत्र रहा अवंती में, है ना, तो हम मौर्य वंश, नंद वंश, वंशों को पढ़ेंगे। और ऐसे करके करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को इतिहास को पूरा ऐसा कंप्लीट करेंगे कि आपको ये प्री में तो काम आएगा ही आएगा, आप मेंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हो इन क्लासेस को देखने के बाद, है ना। क्योंकि ये कॉमन है, मेंस में भी आपको काम आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा फैक्चुअल न होते हुए कुछ चीज़ें आपको मैं डिटेल में भी बता रहा हूँ, ताकि मेंस में भी ये चीज़ें आपको काम करें। और आप देखिएगा अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, आप चाहें तो आप मेंस के भी पुराने पेपर उठाकर देख लीजिएगा। मेंस में भी अगर इन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आए हैं तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे आप मेंस के भी अपने क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो, है ना। हम पढ़ ही मतलब उस लेवल से रहे हैं ताकि आपका दोनों काम हो जाए, मतलब मेंस में भी आपको कुछ हेल्प हो जाए। मैं नहीं कहूंगा कि पूरा 100 का 100% हो जाए, लेकिन कुछ प्रतिशत हेल्प हो जाए, वही अपने लिए बहुत कुछ है ना। क्योंकि हम कॉमन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा डीपली इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको दोनों जगह काम आ जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली क्लास में।